तो ये हमारी लेयर्स की वर्किंग थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनकैप्सुलेशन एंड डी एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? डेटा को कवर करना पैकेट में। एनकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या होगा? एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपका कोई भी आपके पास में डेटा आ रहा है, उसको क्या करना, नए फॉर्मेट में चेंज करके क्या करना, नेक्स्ट लेयर को क्या करना, पास करना। ठीक है, तो वो न्यू फॉर्मेट में चेंज करना कैसे होगा? अपने साइड से हर लेयर क्या करती है कि इन्फॉर्मेशन क्या करती है, उसके साथ में ऐड करती है और फिर उसको क्या करती है, आगे क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का मीनिंग जैसे अभी नॉर्मली अगर आपको कुछ कोरियर करना है तो आप क्या करते हो, आपके पास में जो भी डेटा होगा, जो भी आपको कोरियर करना है, हम उसको क्या करते हैं, एनवेलप में बंद करके क्या करते हैं। तो हमारे एंड पे अगर आपको कोई कोरियर करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका डेटा होगा उसको एनवेलप में बंद करके अपने साइड से उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लगाते हो, टू फ्रॉम में एक एड्रेस देते हो और उसके बाद में नेक्स्ट लेयर आपके लिए क्या होती है, कोरियर कंपनी। आप किसको पास करते हो, डेटा हो कोरियर कंपनी को पास करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ये आपका क्या हो रहा है, एनकैप्सुलेशन। आपके साइड से जो आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो और नेक्स्ट लेयर को आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास में नेटवर्क में जो लेयर्स है वो क्या करेगी, डेटा को एनकैप्सुलेट करती है, डी एनकैप्सुलेट करती है। तो एनकैप्सुलेशन, हाँ जी, हाँ, तो अभी देखते हैं कि हमारे कौन सी लेयर के ऊपर क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन जो होगा वो आपका कौन सी लेयर पे, कौन से एंड पे होगा? डेटा जो एनकैप्सुलेट होता है वो हमेशा सेंडर एंड पे होता है। जो मशीन जो डेटा सेंड कर रही है उसके एंड पे एनकैप्सुलेशन होगा, इन्फॉर्मेशन जो ऐड होगी। जैसे आपने क्या किया, डेटा को एनवेलप में डाला, टू फ्रॉम दिया, आपका आपने एड्रेस दिया, जिसको आपको सेंड करना है उसका एड्रेस आपने दिया, कोरियर कंपनी को दे दिया। कोरियर कंपनी क्या करती है, सपोज करो इंदौर से भोपाल आपको भेजना था, तो वो क्या करती है, जितने इंदौर से भोपाल वाले जो एनवेलप है उसको एक बड़े एनवेलप में डालेगी, फिर वो उसके ऊपर टू फ्रॉम लिखती है, इंदौर टू भोपाल, उसने अपना एक लेबल लगाया, फिर वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। अब क्या होगा, जब यहाँ से भोपाल, इंदौर से जब भोपाल जाएगा, तो जिस लेयर ने यहाँ पर जो एनवेलप लगाया था, मीन्स कोरियर कंपनी ने जो एनवेलप लगाया था, दूसरे एंड पे भी कौन उसको ओपन करेगा, कोरियर कंपनी ओपन करेगा। तो वहां जो वो ओपन हो रहा है दैट इज डी एनकैप्सुलेशन। और फिर उसके अंदर जो एनवेलप था, जो आपने जिसके ऊपर लेबल लगाया था, उसको कौन, जिसके लिए आपने कोरियर भेजा था, वो बंदा उसको क्या करेगा, ओपन करेगा। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, सेम लेयर, जो लेयर डेटा को एनकैप्सुलेट करती है वही लेयर डेटा को क्या करेगी, डी एनकैप्सुलेट भी करेगी। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन आपका सेंडर एंड पे होगा और ये जो है आपका ये कहाँ पर होगा, आपका रिसीवर एंड पे जो लेयर है यहाँ पर आपका क्या होगा, क्लियर हो रहा है? तो ये जो आपकी अपर 3 लेयर्स जो है ना, इनका जो पीडीयू होता है वो क्या होता है, आपका डेटा। पीडीयू का मीनिंग क्या होता है, हेडिंग डालो, पीडीयू। पीडीयू मीन्स क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट, है ना, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। और पीडीयू आपको क्या बताता है, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्म ऑफ, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड पीडीयू। कि कौन सी लेयर से किस फॉर्म में आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो कौन बताएगा, उस लेयर का पीडीयू बताएगा। समझ में आ रहा है? तो अपर 3 लेयर्स जो हमारे पास में, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, तो इनका जो यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, डेटा के फॉर्मेट। मीन्स यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्चुअल डेटा होगा। क्लियर हो गया? अब ये डेटा सेशन लेयर से किसके पास में आया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में। तो आपका यहाँ जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पीडीयू होता है वो क्या होता है, सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर को जब भी जैसे डेटा मिलेगा तो वो उसको किसमें कन्वर्ट करेगी, सेगमेंट में। सेगमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर आपके पास में डेटा होगा और ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको क्या किया, उस डेटा के साथ में अपना क्या लगा दिया, एक हेडर लगा दिया, टीएच, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हुआ, एक सेगमेंट। और इस ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर मेन क्या होगा, आपका सोर्स पोर्ट नंबर होगा और यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। सोर्स पोर्ट नंबर और
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो अगर हम यहाँ पर पोर्ट्स की बात करें तो मैं कौन से पोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लॉजिकल पोर्ट नंबर की, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम पोर्ट्स देखा जाए तो हमारे पास में फिजिकल पोर्ट भी है, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल पोर्ट्स कौन से होंगे, जैसे आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, है ना, इथरनेट पोर्ट हो गया, या आपका सीरियल पोर्ट हो गया, है ना, ये आपकी फिजिकल पोर्ट्स है। लॉजिकल पोर्ट्स कितने हमारे पास में, 0 to 65,535, ये हमारे पास में क्या लॉजिकल पोर्ट्स है। और इसमें से भी 0 to 1023, दीज आर दी वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन पोर्ट्स। और अप टू 1024 मीन्स 1024 to 65,535, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट्स। तो डायनेमिक पोर्ट्स का हम यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज होता है कहां पर, लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और भी इसका यूज है। वेल नोन पोर्ट्स आर रिजर्व फॉर दी सर्विसेज। आपके जो वेल नोन पोर्ट्स है ये ऑलरेडी क्या है, सर्विसेज के लिए रिजर्व है। कुछ फ्री है जो फ्यूचर में अगर कोई सर्विस बनेगी तो उसको क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। तो 0 से लेकर के 1023 वेल नोन पोर्ट्स है, ये सर्विसेज के लिए रिजर्व है, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट्स भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी, जैसे आपने देखा होगा HTTP के लिए हम क्या यूज करते हैं, 80 यूज करते हैं, तो वो भी इसी रेंज के है। FTP का 2021 है ना, तो ये भी इसी रेंज से। क्लियर हो रहा है। तो ये ऑलरेडी सर्विसेज के लिए क्या है, रिजर्व है। तो इनका यूज कहां पर होता है, लैन के अंदर। अगर आप किसी सर्विस को, पोर्ट नंबर्स को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, जैसे मुझे पता है कि HTTP की सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे काम करती है, ये तो हर किसी को पता है, एक स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है। बट अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो आपके नेटवर्क के अंदर, तो नेटवर्क में सिक्योरिटी के पर्पज से क्या किया जाता है कि जो सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर जो या जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है उसको क्या किया जाता है, हमेशा चेंज कर दिया जाता है। अगर आपको सिक्योरिटी यूज करनी है, अगर मेरा कोई वेब सर्वर है और वो पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई भी बंदा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा तो वो वेब सर्वर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। बट अगर मैंने मेरे वेब सर्वर का पोर्ट नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो अगर मैं चेंज करूंगा तो चेंज करते टाइम पे फिर मैं ध्यान रखूंगा कि वो पोर्ट नंबर इसमें से इस रेंज का होना चाहिए, डायनामिक पोर्ट की रेंज का होना चाहिए। मैंने मेरे वेब सर्वर को क्या कर दिया, 8080 कर दिया। तो यहाँ पर जो कोई सपोज करो यहाँ पर हमारा कोई वेब सर्वर चल रहा है ये, और इसके ऊपर मैंने उसकी वेब की सर्विस का पोर्ट नंबर क्या कर दिया, 8080। अब आप यहाँ पर जाकर के टाइप करोगे HTTP, ठीक है, ::/ और आपने वहां पर क्या लिख दिया, इस तरीके से www.gmail.com। या तो बाय डिफॉल्ट ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पोर्ट नंबर 80 पे जाएगी। तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। पर सोर्स पोर्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, एनी रैंडम पोर्ट नंबर अप टू 1024। सोर्स पोर्ट नंबर आपका कभी भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अकॉर्डिंग टू सर्विस क्या होगा, फिक्स होगा। पर जो ये जो सोर्स पोर्ट नंबर होता है वो इस रेंज का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करो लेट्स से यहाँ पर आपका सोर्स पोर्ट नंबर क्या आ गया, 1025 आ गया। तो ये केवल रिटर्न ट्रैफिक के लिए यूज होता है कि सामने वाले ये जो वेब सर्वर जब इसको रिप्लाई करेगा तो इस टाइम इस इधर साइड में सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1025 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैंने पोर्ट नंबर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो पोर्ट नंबर चेंज किया, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 के ऊपर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो वेब सर्वर ओपन होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर हमने वेब की सर्विस का पोर्ट नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगा करके यहाँ 8080 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के फिर अब यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 8080। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बट अब ये पोर्ट नंबर किसको पता होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे जहाँ पर हम काम कर रहे हैं,
है ना। अगर मैंने टेलनेट का पोर्ट नंबर चेंज कर दिया तो मैं मेरे जो इंजीनियर्स उसको बता दूंगा कि भाई इस राउटर को टेलनेट करना है तो इसका ये आईपी है और इसका ये पोर्ट नंबर है। कोई दूसरे बंदे को अगर आईपी पता भी चल जाए, पोर्ट नंबर पता नहीं चलेगा, तब तक राउटर्स को टेलनेट नहीं कर सकता, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इससे चेंज करने से आपका सिक्योरिटी लेवल क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। तो सोर्स पे फिक्स रहेगा, डेस्टिनेशन पे आप चेंज कर सकते हैं। किस पे? सोर्स पे फिक्स नहीं रहेगा, डेस्टिनेशन पे। मैं मेरे राउटर के ऊपर जाकर के राउटर का पोर्ट नंबर या राउटर के ऊपर, जैसे मेरा सिस्टम है, इसको पता है कि टेलनेट की जो सर्विस है उसका एक स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 23 है। मैंने सिस्टम्स में जाकर के इसकी रजिस्ट्री में जाकर के चेंज कर दिया, इसका पोर्ट नंबर 23 की जगह 23 कर दिया। हाँ, लेकिन जब भी अब इसके पास में कोई टेलनेट का ट्रैफिक आएगा पोर्ट नंबर 23 पे, तो ये डिनाई करेगा उसको, क्योंकि टेलनेट की सर्विस का पोर्ट नंबर तो अब 23 रहा ही नहीं, हमने क्या कर दिया, 23 कर दिया। तो सामने वाला जब इसको क्या करेगा, टेलनेट करना चाहेगा, तो वो उसके साथ में फिर पोर्ट नंबर क्या डालेगा, 23। क्लियर हो रहा है? के लिए तो ऊपर वो फिक्स रहेगा ना सर, जैसे HTTP, तो इसके लिए तो 80 रहेगा, लेकिन जो इसको एक्सेस कर रहा है तो सामने वाले का चेंज हो जाएगा। जो वेब सर्वर है उस पर चेंज करोगे ना, सामने क्लाइंट साइड में थोड़ी चेंज करना है आपको, क्लाइंट साइड में नहीं, जो सर्वर है सर्वर पे आप चेंज करो। सर्वर तो वेब सर्वर मैंने इसको बना रखा है, इस वेब सर्वर पे मैं उस उसको क्या करूंगा, पोर्ट नंबर को चेंज करूंगा। इस क्लाइंट साइड पे थोड़ी चेंज करना है। क्लाइंट तो जब उसको एक्सेस करेगा तो क्लाइंट ये पोर्ट नंबर यूज करेगा। तो क्लाइंट के लिए वो डेस्टिनेशन हो गया ना। हाँ, तो क्लाइंट के लिए डेस्टिनेशन होगा। वही बोल रहा हूँ मैं कि अपने जो सोर्स रहेगा क्लाइंट, तो सोर्स तो ये रहेगा ना, सोर्स क्या होगा, अप टू 1024 कोई भी हो सकता है। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो आपका एक जो सेगमेंट होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होगा वो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें तो हमने इस ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बताया कि डेस्टिनेशन की कौन सी सर्विस को यूज करना है, वो किसने बताया, ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ में आ रहा है? बट अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पर पोर्ट नंबर तो बता दिया कि 8080 को क्या करना है, एक्सेस करना है, बट कौन सी मशीन की। यहाँ पर तो हमारे पास में 3 मशीन लगी हुई है। एक का आईपी क्या है, इसका आईपी 1.1.1.1 है, इसका आईपी 2.2.2.2 है, इसका आईपी 3.3.3.3 है। तो कौन सी मशीन के पोर्ट नंबर 8080 को एक्सेस करना है, तो वो कौन बताएगा आपको, यहाँ पर नेटवर्क लेयर बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट था। इसने क्या बताया, कौन सी सर्विस को एक्सेस करना है। अब हाँ, पोर्ट नंबर कैसे यूज करते हैं, सर्विस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे FTP का 22 करते हैं। हाँ, मैं से इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे पूछा FTP का पोर्ट नंबर मैंने 22 काय के लिए यूज होता है, नहीं तो वो उस वहां पर सामने वाले का पूछने का मकसद अलग था। आपसे जो क्वेश्चन किया था उसका मीनिंग ये है कि वो पूछ रहा था कि दो पोर्ट यूज होते हैं, तो 21 और 22 क्यों यूज किया जाता है। चलिए किसी का भी मान लीजिए HTTP का किसी का पोर्ट नंबर यूज करिए, तो वो सर्विस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई कौन सी सर्विस को आप नेटवर्क में यूज करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए। बट यहाँ पर उस क्वेश्चन से मेरे हिसाब से जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि उसमें ये जो पूछा है, तुमने जो बोला है कि ये क्यों यूज किया जाता है, उसका पर्पस ये है कि एक आपका जो यूज होता है वो क्या होता है, आपका TCP कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, सॉरी FTP कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए होता है। और उसके बाद में जब आप FTP सर्वर से कोई डेटा क्या करते हो, गेट करते हो, डाउनलोड करते हो, तो उसके लिए फिर आपका पोर्ट नंबर क्या यूज होता है, 20 यूज होता है। तो सामने वाले ने जो पूछा होगा वो इस पर्पज से पूछा होगा, क्योंकि FTP की जो आपने बात की है ना। अगर कोई पूछता है कि भाई HTTP की सर्विस है और उसका पोर्ट नंबर या किसी सर्विस के लिए पोर्ट नंबर, तो आप बोल सकते हो कि मशीन उस सर्विस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का जो PDU होता है वो हमारा क्या होता है, पैकेट। तो यहाँ पर पैकेट में क्या होगा कि यहाँ पर आपका डेटा मीन्स यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, ये एक सेगमेंट रिसीव हुआ, कहाँ से रिसीव हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर ने उसके साथ में क्या कर दिया, NS नेटवर्क लेयर का क्या कर दिया, हेडर लगा दिया। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, पैकेट। और इस पैकेट का जो डिफॉल्ट साइज जो होता है ये होता है 1500 बाइट। बाय डिफॉल्ट एक पैकेट जो जनरेट होता है उसका साइज कितना होता है, 1500 बाइट्स होता है। समझ में आ रहा है? और ये पैकेट का साइज भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन MTU साइज। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, और MTU साइज भी कितना होता है, 1500 बाइट। अब ये MTU क्या होता है,
मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट। आपका जैसे कोई राउटर है, तो ये जो राउटर है इसका पोर्ट इसका पोर्ट का जो एमटीयू साइज जो होता है वो कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1500 बाइट। तो आपका एमटीयू का साइज जितना होता है उस पोर्ट से सेंड होने वाले एवरी पैकेट का साइज भी कितना होगा, उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो हमारा फिर पैकेट का साइज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 1400 बाइट किया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1400 बाइट। ठीक है। अब इसके हेडर में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सोर्स आईपी और यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी इस मशीन का, इसका सपोज करो यहाँ पर है 10.10.10.10, तो यहाँ पर सोर्स में क्या आ जाएगा 10.10.10.10 और डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा, इस वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो 3.3.3.3। तो नेटवर्क लेयर ने क्या बताया कि इस डेस्टिनेशन की सर्विस को एक्सेस करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कौन से सर्वर से उठा है, तो आपने जो 3.3.3 लिखा हुआ है किसमें, सर्वर में आईपी, तो यहाँ पर आप ये जो लिख रहे हो ना, नहीं तो इधर 3 सर्वर बताया ना आपने, तो आईपी तो सबका क्या होगा, यूनिक होगा है ना। हाँ। तो वो 3.3 पे जा रहा है, 2 पे भी जा सकते नहीं तो ये जीमेल को एक्सेस करो तो जीमेल का आईपी तो यही होगा ना, 2 पे क्यों जाएगा, है ना। अरे एक सर्वर का तो एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, है ना। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर का पीडीयू था, पैकेट और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। अब नेटवर्क लेयर ने क्या किया, अब ये तो पता चल गया ठीक है कि कौन सी मशीन्स को क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो वो क्या किससे पता चला कि हमारे को जिस मशीन्स का आईपी क्या है 3.3.3.3 उसको क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। बट वहां पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उसका हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, फिजिकल आईपी की जरूरत पड़ती है ना। अगर मुझे आपको कोरियर करना है और कोरियर में मैं केवल आपका नाम डाल दूं तो क्या ट्रांसमिट हो पाएगा कोरियर, नहीं, क्योंकि आपके नाम से सेम नेम के कई सारे बंदे हो सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, घर का एड्रेस देना पड़ेगा, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, यूनिक होता है। तो वैसे ही आपका आईपी जो है वो मशीन्स का आइडेंटिफिकेशन कराता है, मशीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। बट हो सकता है सेम आईपीज कहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पे क्या हो रहा है, वो रन हो रहे हो। तो यहाँ पर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जो परमानेंट एड्रेस जो यूज होता है डिवाइसेस का, वो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, आपका मैक एड्रेस। तो अब वो हमारे को वहां पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैक एड्रेस के बेस पे। तो मैक के बेस पे डेटा ट्रांसमिट होता है। नेटवर्क लेयर ने डेटा किसको दिया, डेटा लिंक लेयर को। और डेटा लिंक लेयर का जो पीडीयू होता है वो क्या होता है, फ्रेम, है ना। क्या होगा, फ्रेम होगा। यहाँ पर फ्रेम में डेटा ट्रांसमिट होगा। तो डेटा लिंक लेयर को क्या मिला, एक पैकेट, है ना। डेटा लिंक लेयर ने क्या रिसीव किया, एक पैकेट रिसीव किया। अब डेटा लिंक लेयर ने उसके साथ में अपना क्या ऐड किया, हेडर। और डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ट्रेलर भी क्या करती है, ऐड करती है। इस हेडर के अंदर होता है आपका क्या, सोर्स मैक एड्रेस, और यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस वैसे 48 बिट का होता है, बट मैं केवल अभी आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 48 बिट का हेक्साडेसिमल में होता है। मैंने मान के चलते कि इसका मैक एड्रेस ट्रिपल ए है और इसका मैक एड्रेस क्या है, ट्रिपल बी है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज देंगे, मैक एड्रेस ट्रिपल ए और यहाँ पर क्या जाएगा, ट्रिपल बी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक्चुअल में नेटवर्क में ऐसा होता नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, डेटा ट्रांसमिट करोगे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। केवल अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको क्या करो, अंडरस्टैंड कर पाओ। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो फिर जब आप आगे जाओगे तो फिर ये यहाँ का मैक एड्रेस यूज होता है डेस्टिनेशन में। सोर्स भले ही आपको यहाँ से डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट करना है, पर डेस्टिनेशन मैक कौन सा होगा, आपका गेटवे का होगा। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर और मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्यों होता है। बट केवल अभी सोर्स और डेस्टिनेशन आपका क्या हो गया, ये मैक एड्रेस हमने लगा दिया, बता दिया कि कहाँ से कहाँ पर हमारे को क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। क्लियर हो रहा है। जो ट्रेलर होता है, इस ट्रेलर के अंदर क्या होता है, सीआरसी वैल्यू पेस्ट की जाती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, है ना। तो क्या होता है कि जो इस डेटा लिंक लेयर को जो डेटा मिला है उस डेटा की क्या कैलकुलेट की जाती है, सीआरसी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सपोज करो वो सीआरसी वैल्यू क्या है, 0x101। इस सीआरसी वैल्यू को फिर यहाँ पर ट्रेलर के अंदर हाँ, और अगर मैच हो गया तो आपका डेटा क्या नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेटा हमारा क्या हो गया, लॉस। क्लियर हो रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रेम का। और ये जो फ्रेम का एक नॉर्मल आपका जो इथरनेट फ्रेम जो जनरेट होता है उसका साइज जो होता है वो कितना होता है, 1518 बाइट्स। अब आगे नेटवर्क में पढ़ोगे तो बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, फ्रेम्स होती है। बट एक नॉर्मल इथरनेट फ्रेम आपका साइज जो होता है 1518 बाइट्स होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है। और लास्ट लेयर जो है हमारे पास में कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर का जो पीडीयू होगा, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट, वो क्या होता है, बिट। ठीक है, 01। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट आपकी जो 1518 बाइट्स की जो फ्रेम है वो बाइनरी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो फिजिकल लेयर से अब ये जो आपका है लाइट के फॉर्मेट में है, कैसे आपका यहाँ पर डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो इस एंड पे सबसे पहले जो डेटा आपका रिसीव होगा वो कौन सी लेयर पे रिसीव होगा, तो यहाँ पर फिजिकल लेयर पे किस फॉर्मेट में आएगा, बाइनरी के फॉर्मेट में। बट यहाँ जो अपर लेयर जो है डेटा लिंक लेयर, क्या वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगी, नहीं। तो ये इसको क्या करता है, इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करके, फ्रेम में कन्वर्ट करके किसको देगा, इस डेटा लिंक लेयर। अब ये अपना पहले वो ट्रेलर सीआरसी वैल्यू एरर चेक करेगा, अपना ये डेस्टिनेशन, और इसने अपना ये हेडर क्या किया, रिमूव किया। बचा क्या, पैकेट, इसने किसको पास किया, नेटवर्क लेयर को। क्यों, क्योंकि नेटवर्क लेयर किसको अंडरस्टैंड करती है, पैकेट को। ठीक है। अब इसने अपना हेडर रिमूव किया, क्या बचा, सेगमेंट, ये किसको पास होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर रिमूव किया, किसको पास किया, सेशन लेयर। सेशन लेयर ने जो सेशन क्या किया था, क्रिएट किया था, उसके थ्रू ये किसको देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को। इसने डेटा जो कंप्रेस किया था डिकम्प्रेस करेगी, जो प्रोग्रामिंग डेटाबेस था उसको चेक करेगी, और जो इनक्रिप्ट किया था उसको डिक्रिप्ट करेगी, और डेटा किसको देगी, सेवंथ लेयर, एप्लीकेशन लेयर को। और ये यूजर उसको क्या करेगा, फिर रीड करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होता है, यहाँ पर नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा ओएसआई की 7 लेयर्स की वर्किंग और एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी लेयर के ऊपर कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस काम करती है, और कौन सी लेयर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास। अच्छा सर, वो जो टैब ओपन होते हैं ब्राउजर में, वो किस लेयर पे, प्रेजेंटेशन या